वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावर। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने अपने पिछले वीडियो में 12th टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, द वुमेन रोल इन रिवॉल्यूशन। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो मतलब पार्ट 10 में सेकेंड PDF डाल दिया है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर ले लेना। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वुमेन का क्या रोल था रिवॉल्यूशन में। वुमेन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वुमेन्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि थर्ड स्टेट की वुमेन्स ने क्या रोल प्ले किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट वर्कड फॉर अ लिविंग। अब वो किस तरह के काम करती थी वो भी हम जान लेते हैं। तो वो ड्रेस मेकर्स, लॉन्ड्री वर्कर्स, फ्लावर वेंडर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स जैसे काम करती थी। देयर वेजेस वर लो, और जो वेजेस मिलते थे वो कम मिला करते थे। दे हैड देयर ओन पब्लिक क्लब्स। अब इनके कुछ खुद के क्लब्स हुआ करते थे। किस नाम से? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और उन्होंने ये क्लब्स तब बनाए थे जब फ्रांस पर नेशनल असेंबली रूल कर रही थी। The women accept that they will get their rights in 1791 Constitution, but this not happen. वुमेन्स को ऐसा लगा कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उन्हें उसमें उनके राइट्स मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, तो वो उससे डिससेटिस्फाइड थी। इसी वजह से उन्होंने अपने खुद के क्लब बनाए थे जब नेशनल असेंबली फ्रांस पर रूल कर रही थी। वो कौन से क्लब थे? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब आपको याद होगा कि जब नेशनल असेंबली की पावर फ्रांस में ख़त्म हो गई थी तो फ्रांस पर रूल करने के लिए जैकोबिन क्लब आए थे, और जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे? रॉबेस्पेरी। और रॉबेस्पेरी का मानना ये था कि फ्रांस में हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को हर चीज़ इक्वल बांट दी थी। और जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो वुमेन्स को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाने लगे, तो हम एक एक करके वो राइट्स भी समझ लेते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन इज़ कंपलसरी फॉर दी गर्ल्स। अब फ्रांस में एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई गर्ल्स के लिए। सेकेंड, वुमेन्स कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज बाय देयर फादर्स, दे कुड मैरी एट विल। वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, उनके फादर्स अब उन्हें फोर्स नहीं करते थे शादी के लिए। थर्ड, मैरिज वॉज नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब मैरिज को सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर कराना ज़रूरी था। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, और डिवोर्स एक लीगल मान लिया गया था। नेक्स्ट, वुमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसमैन। वुमेन्स को ट्रेन किया जाने लगा जॉब्स के लिए, और वो आर्टिस्ट या फिर स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती थी। अब फ्रांस में वुमेन्स को जितने भी राइट्स चाहिए थे वो उन्हें मिल चुके थे, पर उन्हें एक राइट नहीं मिला था, वो था वोटिंग का राइट। तो ओलम्पिडी कॉजेस ने आवाज़ उठाई कि उन्हें वोटिंग के राइट्स चाहिए, और ये एक्टिव वुमेन्स के नाम से भी जानी जाती थी फ्रांस में। इनके बारे में आपको कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ आप ये लेकर आ जाइए कि इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था। कौन सा? राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन्स। आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली ने भी एक डिक्लेरेशन दिया था। कौन सा वाला? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। और ओलम्पिडी गॉर्जियस ने कौन सा डिक्लेरेशन दिया? राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन्स। और जब इन्होंने वोटिंग राइट्स की डिमांड करी तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें टियरसन डिक्लेयर कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है टियरसन का मतलब क्या होता है, सज़ाए मौत दे दी गई इन्हें। अब हमारा इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट कि फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स कब मिले। तो फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स 1946 में मिले थे। ये पॉइंट भी आपको 1 वर्ड में या फिर चूज़ द करेक्ट आंसर्स में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिए कि वुमेन्स को वोटिंग राइट्स 1946 में मिले थे। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। यहाँ मैंने आपको स्लेवरी का मतलब पहले भी बताया था। स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी। तो अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्रांस में गुलामी किस तरह से हटी थी। When the convention was ruling, slavery was abolished in France. जब कन्वेंशन रूल कर रहे थे तो स्लेवरी पूरी तरह से फ्रांस में से हट चुकी थी। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि वहाँ के पीपल्स पर
किस तरह से गुलामी की जाती थी। फ्रांस की फ्रेंच कॉलोनीज़ होती थी। फ्रेंच कॉलोनीज़ मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ जो फ्रांस के अंडर थे। जो एरिया फ्रांस के अंडर होते थे उन्हें हम फ्रेंच कॉलोनीज़ बोलते थे। यहाँ पर मैंने साइड में लिख के रखा है कि फ्रांस कौन कौन सी कॉलोनीज़ पर रूल करते थे। तो ये कॉलोनीज़ उन्हें गुड्स सप्लाई करती थी। गुड्स जैसे कि तंबाकू, इंडिगो, शुगर या फिर कॉफ़ी। तो फ्रेंच कॉलोनीज़ ये सारे गुड्स सप्लाई करती थी, पर जो यूरोप की कॉलोनीज़ होती थी वो ये सारी गुड्स सप्लाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो फ्रांस के कंपैरिजन बहुत ही डिफरेंट था। अब कॉलोनीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, पर इन कॉलोनीज़ में जाकर काम करना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि ये कॉलोनीज़ फ्रांस से और यूरोप से बहुत दूर होती थी। तो ये लोग स्लेव्स खरीद लिया करते थे और जहाँ भी इन्हें प्लांटेशन करवाना होता था उन स्लेव्स को वहाँ पर भेज दिया करते थे। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इससे हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से फ्रांस में या फिर यूरोप में स्लेव्स को ख़रीदा जाता था। अब ट्रायंगुलर है तो 3 कॉर्नर्स भी होंगे। तो अब इस टर्म को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में फ्रांस, अमेरिका और अफ्रीका ये 3 होते हैं। फ्रांस में एक पर्सन होते हैं एक्स नाम के, उनका प्लांटेशन कहाँ होता है? अमेरिका में। अब अगर इन्हें प्लांटेशन करवाना है अमेरिका में तो इन्हें स्लेव्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ये स्लेव्स को ख़रीदते हैं। अब हम आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका से स्लेव्स फ्रांस में भेजे जाते हैं। कुछ ट्रेड्स होते हैं जो अफ्रीका से फ्रांस में स्लेव्स को लेकर जाते हैं और उन्हें फ्रांस में सेल करते हैं। कुछ बॉर्डेक्स या फिर नाइट्स नाम की जगह होती है जहाँ पर इन स्लेव्स की बोनी लगती है और पर्सन एक्स वहाँ से स्लेव्स को ख़रीद के उन्हें अमेरिका भेज देते हैं प्लांटेशन लैंड पर। तो ये मतलब होता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का। अब हम आते हैं इस टॉपिक के पॉइंट पर कि स्लेवरी किस तरह से अबॉलिश होती है फ्रांस में। तो आपको याद होगा जब लुई 16 रूल कर रहे होते हैं तो स्लेवरी अलाउड होती है फ्रांस में। अब लुई 16 के बाद नेशनल असेंबली आती है फ्रांस पर रूल करने के लिए, और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली उन पीपल्स का ग्रुप होता है जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस पीपल्स होते हैं। तो इनकी भी खुद की ज़मीन होती है, तो इन्हें भी स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने रूल करते टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ स्लेवरी हटाने पर डिबेट करते हैं, पर उसे हटाते नहीं हैं। अब नेशनल असेंबली जाने के बाद में कन्वेंशंस आते हैं फ्रांस पर रूल करने के लिए, और कन्वेंशंस थर्ड स्टेट के लेस प्रॉस्पेरस पीपल्स होते हैं जिन्हें जैकोबिन क्लब के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी कोई खुद की प्लांटेशन लैंड नहीं होती। तो जब ये लोग फ्रांस पे रूल कर रहे होते हैं तो स्लेवरी पूरी तरह से हट जाती है फ्रांस पर से। अब कन्वेंशंस के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं जो रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं स्लेवरी फ्रांस में। अब वो क्यों करते हैं इसका रीज़न मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब फ्रांस में स्लेवरी पूरी तरह से बैन 1884 में हो जाती है। द स्लेवरी वॉज बैन इन फ्रांस इन 1884। आप इस ईयर को अच्छे से याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।